बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 करेंगे, क्लास 9th जो न्यू बुक 2026 में है। इसका चैप्टर का नाम है सिमिलर फिगर्स। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा होगा फाइंड वेदर दी सॉलिड्स आर सिमिलर। आपने ये चेक करना है ये जो हमें फिगर्स दी हुई हैं ये सिमिलर हैं या नहीं हैं, और ऑल लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर, और जितनी भी लेंथ दी हुई है ये सेंटीमीटर में। तो अगर आपने ये चेक करना है कि ये जो फिगर्स हैं आपस में सिमिलर हैं, उसके लिए ये प्रूव करना पड़ेगा कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड जो है ना प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। प्रोपोर्शनल से मुराद इनकी रेशो इक्वल होनी चाहिए। मतलब अगर हम 4 की 6 के साथ रेशो लें, जो आंसर आए वो सेम आना चाहिए। 3 और 4.5 की रेशो लें और 5 और 7.5 की। अगर ये चीज़ साबित हो जाती है, इनका आंसर सेम आ जाता है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो फिगर्स हैं ये सिमिलर हैं। मतलब साइड्स की रेशो इक्वल हमने प्रूव करनी है। तो इसका सोल्यूशन हम यूँ करेंगे कि हम 4 की रेशो टेक करेंगे 6 के साथ। मतलब आप लिखेंगे 4/6, और 3 की रेशो टेक करेंगे। रेशो का मतलब डिवाइड भी होता है, इसलिए हम यहाँ पे डिवाइड का सिंबल यूज़ करेंगे। 4/6 और इज इक्वल टू 3/4.5 और इज इक्वल 5 डिवाइडेड बाय 7.5। 5 डिवाइडेड बाय 7.5 मतलब आपने 4 की रेशो 6 से लेनी है, 3 को डिवाइड कर देना 4.5 से, और 5 को डिवाइड कर देना 7.5 से। और अगर आंसर इक्वल आ गया तो ये सिमिलर है, अगर नहीं आता तो सिमिलर नहीं है। अभी दिखने में तो ये जो आंसर है वो सेम नहीं लग रहे, लेकिन हम इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। उसके लिए हम यूँ करेंगे कि ये जो 4.5 ओवर में आ रहा है इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा 45/10, और इसी तरह से हम इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये होगा 5/75/10। क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसलिए नीचे 10 आ जाएगा। अब ये जो नीचे 10 है ये ऊपर 3 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो नीचे 10 है ये ऊपर 5 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4/6 जो है ना ये हमारा एज इट इज़ लिखा जाएगा, और 10 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिल जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 45, और इसी तरह से आप 5 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मिल जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 75। अब इनकी आपस में देखें कटिंग अगर पॉसिबल है तो करवाएं जी। कट हो सकता है 4 और 6 आपस में 2 के टेबल से कट हो सकते हैं, तो 2 2 जार हो जाएगा 4 और 2 3 जार होगा 6। ये 30 और 45 15 के टेबल से कट हो जाएंगे। 15 2 जार 30 और 15 3 जार 45। 50 और 75 डायरेक्ट जो है 25 के टेबल में आते हैं। 25 2 जार 50, 25 3 जार जो है ना 75। मतलब हमारे पास इस फर्स्ट वाले का आंसर भी 2/3 है, और सेकंड वाले का आंसर भी 2/3 है, और थर्ड वाले का आंसर भी हमारे पास 2/3 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी जो इनकी साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं। इसके बाद आपने नीचे लिख देना है हैंस गिवन फिगर्स आर सिमिलर, कि अगर साइडों की रेशो इक्वल हो तो फिगर्स जो है ना ये सिमिलर होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी। द साइड्स आर गिवन, ये इसकी साइड्स की लेंथ हमें बताई हुई है। ए बी की लेंथ देखें जी 6 है, ये आपको लेबल भी करके बताई हुई है 6 सेंटीमीटर। बी सी की लेंथ जो है ना वो आपके पास 9 सेंटीमीटर है, और सी ए की लेंथ जो है ना वो 12 सेंटीमीटर है। और जो दूसरी ट्राइंगल है डी ई एफ, ये जो आपको नज़र आ रही है डी ई एफ जो है, इसमें भी साइड्स की लेंथ दी हुई है। मेजरमेंट ऑफ डी ई जो है वो 10.5 है, और ई एफ जो है 15.75 है, और एफ डी जो है वो 21 सेंटीमीटर है। तो इसमें भी आपने ये प्रूव करना है कि ट्राइंगुलर, ये जो ट्राइंगल्स दी हुई ये सिमिलर हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें सारी की सारी साइड्स गिवन है, तो इसलिए हम चेक करेंगे कि ये साइड्स प्रोपोर्शनल तो नहीं है। उसके लिए हम जो है ना क्राइटेरिया देखेंगे कि ये जो साइड है ना ए बी, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स बनेगी ई डी। ठीक है, तो मतलब ए बी की रेशो हम चेक करेंगे ई डी के साथ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ ए बी ओवर मेजरमेंट ऑफ ई डी। इसको हम चेक करेंगे कि क्या इसका आंसर इक्वल है। दूसरा आप रेशो लेंगे बी सी की एफ ई या ई एफ के साथ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ बी सी ओवर मेजरमेंट ऑफ ई एफ।
और तीसरे नंबर पे आप रेशो लेंगे इस साइड की ए सी और डिवाइड कर देंगे इसको एफ डी के साथ। तो आप लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ ए सी या सी ए ओवर मेजरमेंट ऑफ एफ डी। ठीक है जी। हम चेक करते हैं कि क्या इनका आंसर जो है ना इसके अकॉर्डिंगली सेम आता है या नहीं आता। हम वैल्यू पुट करते हैं। ए बी की वैल्यू देखें हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, हम जस्ट 6 लिखेंगे क्योंकि वो सेंटीमीटर लिख भी लेंगे तो वो कैंसिल ही हो जाना है। तो ई डी की वैल्यू देखें हमारे पास है 10.5, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 10.5। और बी सी की वैल्यू देखें तो वो हमारे पास है 9 और ओवर में ई एफ की वैल्यू है 15.75, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 15.75। और इसी तरह से ए सी की हम वैल्यू देखें, इसकी लेंथ जो है ना वो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे 12 ऐड कर लेंगे। और एफ डी की जो हमारे पास लेंथ है वो 21 है, तो यहाँ पे 21 लिख लेंगे। अब ये जो ओवर में 10.5 है, इसका हम जब पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये लिखा जाएगा 105 और ओवर में आ जाएगा यहाँ पे 10। इसी तरह से ये जो 15.75 है, इसका जब हम पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा 1575 और ओवर में इसके आ जाएगा 100। और अभी हम 12/21 को एज इट इज़ लिखते हैं। अब ये जो 10 है ऊपर 6 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 10 6 जार हो जाएगा 60 और ओवर में हमारे पास 105 इज इक्वल 9। ये जो है इसको जब रिवर्स करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि 109 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 900 ओवर 1575 इज इक्वल आगे 12/21। तो अगर तो आपको डायरेक्ट कटिंग आती है तो कर लें, अदरवाइज कैलकुलेटर पे लिखेंगे वो आपको कट करके दे देगा। तो देखिए हम 60/105 कैलकुलेटर पे लिखते हैं 60 डिवाइडेड बाय 105। तो आप देखें आंसर हमारे पास आ रहा है 4/7 कट हो के। तो आप यहाँ पे इसको कट करके 4 लिख लेंगे और इसको कट करके 7 लिख लेंगे, मतलब हमारा आंसर आ गया 4/7। इसी तरह से ये हमारे पास है 900 और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिख लेंगे 900 डिवाइडेड बाय 1575। तो इसको भी देखें कट करके आंसर आ रहा है 4/7। तो यहाँ पे भी कट हो गई है, 4 लिख लेंगे और यहाँ पे 7 लिख लेंगे, तो ये 4/7। और फिर 12 और 21 वैसे ही आपको पता है ये 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 4 ज़ार 12 और 3 7 ज़ार 21। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 4/7। तो आप देखें फर्स्ट जो साइड्स हैं जिनकी हमने रेशो ली है उसका भी आंसर 4/7 है, दूसरे का भी और तीसरे का भी 4/7 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइड्स हैं आपस में प्रोपोर्शनल हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हैं। लिहाजा आप लिखेंगे हैंस प्रूव दैट गिवन ट्राइंगल्स, कौन कौन सी ट्राइंगल है जी, ए बी सी एंड ई डी एफ या डी ई एफ, दोनों तरीक़ों से लिखा जा सकता है, आर सिमिलर। ठीक है जी, आप इस तरह सेंटेंस जो है ना राइट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो उसमें हमारे पास है जी इन फिगर बिलो ट्राइंगल ए बी सी, ये जो सिंबल है ये सिमिलर का है, सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ, मतलब ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। और द लेंथ ऑफ द ए बी इज़ 12 सेंटीमीटर। ए बी की लेंथ देखें जी हमारे पास ये ए बी की लेंथ जो है ना 12 सेंटीमीटर है और बी सी की लेंथ 16 है और ए सी की लेंथ जो है 20 है और ई डी की लेंथ जो है ना 6 सेंटीमीटर है। तो कहता है आपने कैलकुलेट करना है डी एफ की लेंथ, इस लेंथ को भी हमने कैलकुलेट करना है और इस लेंथ को भी हमने कैलकुलेट करना है। और गिवन ये है कि ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। तो यहाँ पे आपने लिखना है गिवन दैट ट्राइंगल, ये वाला हिस्सा लिख देंगे जी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। अगर ट्राइंगल और ट्राइंगल जो है ना सिमिलर हों तो इनकी साइड्स जो है ना वो आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं। हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। हम इस जगह पे यूँ यूज़ करेंगे कि ये लिखेंगे ई डी, ये जो लेंथ है इसको हम इससे डिवाइड करेंगे क्योंकि ये वाली लेंथ इसके क्रॉसपॉन्ड बन रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ ई डी जो है वो डिवाइड होगी किससे, ए बी से, मेजरमेंट ऑफ ए बी, और इक्वल लिखेंगे फिर ई एफ जो है मेजरमेंट ऑफ ई एफ को हम डिवाइड कर देंगे, ये वाली साइड इसके क्रॉसपॉन्ड होगी बी सी के।
मतलब ई एफ को हम डिवाइड करके लिखेंगे बी सी से, मेजरमेंट ऑफ बी सी, और लास्ट हमारे पास है जी एफ डी, और ये डिवाइड होगी ए सी से। तो मेजरमेंट ऑफ एफ डी और ओवर मेजरमेंट ऑफ ए सी। असल में आपने इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को आपस में डिवाइड करना होता है। अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पे गलत करेंगे तो आंसर आपका गलत आएगा, क्योंकि ई डी को अगर बिलफर्ज हम डिवाइड कर देते हैं बी सी के, जो कि इसके करस्पॉन्ड नहीं है, तो लिहाजा आंसर गलत आएगा। इसलिए आपने करस्पॉन्डिंग साइड्स के लिहाज से जो है ना उसको डिवाइड करना होता है। ओके, तो ई डी जो है ना वो हमारे पास है 6, इसकी जगह पे 6 लिख लेंगे, और ए बी की वैल्यू हमारे पास है 12, यहाँ पे 12 ऐड कर लेंगे। और ई एफ जो है ना वो देखें हमने कैलकुलेट करना है, इसको एज इट इज़ रहने देंगे, मेजरमेंट ऑफ ई एफ जो है ना वो एज इट इज़। और बी सी की जो लेंथ है वो हमारे पास 16 है। एफ डी की वैल्यू भी देखें जी हमने कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एफ डी या डी एफ, मेजरमेंट ऑफ एफ डी को आप एज इट इज़ रहने देंगे, और ए सी की जो है ना वो वैल्यू हमारे पास 20 है। अब देखें ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो दो को भी हम इक्वल रख सकते हैं। फर्स्ट टू को हम इक्वल रखेंगे तो उधर से ये कैलकुलेट हो जाएगा, और फर्स्ट को लास्ट को इक्वल रखेंगे तो उसमें से आपके पास एफ डी कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप सबसे पहले इस हिस्से को इसके इक्वल करने लगे हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ ई एफ ओवर 16 इज इक्वल टू लिख लेंगे 6 ओवर 12, और दूसरे नंबर पे आप इक्वल करेंगे अगेन इस वाली वैल्यू को इस थर्ड वाले से, मतलब लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एफ डी या डी एफ ओवर 20 इज इक्वल कर लेंगे हम 6 ओवर 12। अब ये हिस्सा 16 डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ ई एफ इज इक्वल 6 ओवर 12 और मल्टीप्लाई बाय 16। तो 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, और 2 1 जार 2, 2 8 जार 16। तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करके फिर 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 8 ही आएगा, और इसका यूनिट था सेंटीमीटर, लिहाजा यहाँ पे भी आपने सेंटीमीटर ऐड कर लेना है। मतलब हमने एक हिस्से की वैल्यू कैलकुलेट कर ली ई एफ की 8 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम एफ डी को कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए अगेन आपने यही काम करना है कि आप देखें ये 20 डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब आप लिख लेंगे 6 ओवर 12 मल्टीप्लाई बाय 20। इसी तरह से 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, और ये 2 1 जार 2 और 2 10 जार 20, ये कैंसिल हो जाएगा, और आंसर हमारे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। मतलब एफ डी की जो लेंथ है वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जिसमें हमारे पास है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इसमें इन तीनों पार्ट्स में से जो है ना वो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास देखें जी गिवन है, इसमें ट्राइंगल बनी हुई है, 2 ट्राइंगल, एक हमारे पास है ए बी ई और दूसरी ट्राइंगल है सी डी ई। ये 2 ट्राइंगल हैं। हम ये ज्यूम करके चलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल जो है ना ये सिमिलर हैं, और उसकी मदद से हम जो है ना एक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि लेट ट्राइंगल कौन सी जी, ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ई। हमने ये कहा जी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अगर ट्राइंगल सिमिलर हों तो उनकी साइड्स जो है ना वो प्रोपोर्शनल होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए बी को डिवाइड करते हैं सी डी से तो सेम आंसर आएगा अगर हम ए ई को डिवाइड करते हैं ई सी के साथ। तो ये हम जो है ना रिजल्ट लगाएंगे, मतलब ये साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होंगी। मतलब आप रिजल्ट लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ सी डी इज इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ ए ई डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ ये ई सी या सी ई भी कहा जा सकता है इसको। अब ए बी की जो लेंथ है वो हमारे पास एक्स है, तो यहाँ पे आप एक्स लिख लेंगे, और ओवर में सी डी की लेंथ हमारे पास है 1.2 इज इक्वल, और ए ई की लेंथ देखें जी हमारे पास है 7.5, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 7.5, और ई सी की लेंथ हमारे पास है 3, तो यहाँ पे डिवाइड में आप 3 लिख लेंगे। अब आपने कैलकुलेट करना है एक्स, तो ये 1.2 हो रहा है इधर डिवाइड, उस साइड पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब आप लिखेंगे 7.5 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1.2।
अब हम इस तरह करते हैं कि 7.5 को 3 से डिवाइड करते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसको 1.2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम डिवाइड करते हैं 7.5 डिवाइडेड बाय 3। तो 7.5 को डिवाइड 3 से किया तो आंसर आ रहा है 2.5। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे x इज इक्वल 2.5 और मल्टीप्लाई बाय 1.2। अब हम 2.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2 के साथ, तो आप देखें जी हमारे पास आंसर आ रहा है 3। तो आपके पास जो x का फाइनल आंसर आएगा वो 3 होगा। और इसका यूनिट देखें जी, लेंथ का सेंटीमीटर है, तो लिहाजा यहाँ पे भी आपने इसके साथ सेंटीमीटर ऐड कर देना है। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास एक बड़ी ट्राइंगल गिवन है BC और D, और EF जो है ये हमारे पास एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो साइड BC और BD को कुछ ख़ास रेशो के साथ जो है ना वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम रिज़ल्ट ये यूज़ करेंगे, ये जो साइड्स की लेंथ है ये आपस में प्रोपोर्शनल होगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग सिमिलैरिटी रिज़ल्ट, मतलब CE मेजरमेंट ऑफ CE को अगर हम डिवाइड करते हैं EB के साथ मेजरमेंट ऑफ EB, तो ये इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ DF डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ FB। मतलब आपने इस लेंथ को इससे डिवाइड कर देना है और इस लेंथ को आपने इससे डिवाइड कर देना है, ये आपस में इक्वल आंसर आएगा। तो CE की लेंथ आप देखें जी x सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आप x लिख लेंगे। और EB की लेंथ हमारे पास है, ये देखें जी 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आप 6 लिख लेंगे। और DF की लेंथ जो है ना वो हमारे पास 3 है, और FB की लेंथ हमारे पास 8 है, यहाँ पे आप 8 लिख लेंगे। अब ये जो 6 है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब आप लिख लेंगे 3/8 मल्टीप्लाई बाय 6। फिर आप लिख लेंगे जी x इज इक्वल, और 3 को आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमें मिल जाएगा 18, और 18 को बाद में आपने 8 से कर लेना है डिवाइड। तो 18 को हम डिवाइड करते हैं 8 के साथ, देखिएगा जी 18 डिवाइडेड बाय 8, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 9/4। जिसको पॉइंट में कन्वर्ट करें तो हमारे पास आंसर आ गया 2.25। ठीक है जी, हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 2.25। और ये जो लेंथ दी हुई है ये भी सेंटीमीटर में है, इसलिए x की वैल्यू भी हमारे पास सेंटीमीटर में होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास अनदर फिगर जो है ना वो आप देख सकते हैं गिवन है, जिसमें CD की जो लेंथ है वो x सेंटीमीटर दी हुई है, और FG की लेंथ 2.1 सेंटीमीटर है, और EG की लेंथ 2.4 सेंटीमीटर है, और ED की लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ये डबल लाइन लगाने का मतलब ये है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में सेम है, और ये एंगल और ये एंगल आपस में सेम है। तो इतनी चीज़ें सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपस में सिमिलर फिगर्स हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि गिवन दैट ट्राइंगल CED ये सिमिलर है ट्राइंगल EFG के, EF और G के। तो अगर ट्राइंगल जो हैं सिमिलर हों तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, मतलब CD और डिवाइड करें अगर FG से तो सेम आंसर आएगा अगर हम ED को डिवाइड करते हैं EG से। तो हम यही रिजल्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे, मतलब हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ CD और डिवाइडेड बाय लिख लेंगे FG, क्योंकि ये इसके क्रॉसपॉन्ड आ रही है, मेजरमेंट ऑफ FG और इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ DE डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ ये जो है EG जो है, यहाँ पे आप लिख लेंगे मेजरमेंट ऑफ EG। अब वैल्यू पुट करें, CD की वैल्यू हमारे पास x है, और ओवर में हमारे पास FG की वैल्यू जो है वो 2.1 है, और DE की वैल्यू हमारे पास 2.5 है, और EG की वैल्यू हमारे पास है, ये देखें EG की वैल्यू 2.4 है। ऐसा करते हैं कि 2.1 यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, उस साइड पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब हम लिख लेंगे x इज इक्वल 2.5 डिवाइडेड बाय 2.4 और मल्टीप्लाई बाय 2.1। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो 2.5 है इसको 2.1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिएगा जी 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.1, तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 5.25, और डिवाइड इसको कर देना है आपने 2.4 के साथ। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 2.4,
तो देखिए जी हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ रहा है 2.187। मतलब अगर हम इसको राउंड करें तो ये 8 जो है ना ये 9 हो जाएगा, क्योंकि अगला नंबर 5 या 5 से बड़ा हो तो पीछे वाले में एक प्लस कर लेते हैं। तो फाइनल आंसर जो हमें आएगा, जो कि पीछे बुक में भी है, 2.19 सेंटीमीटर। ये हमारा जी इसका एक्स का आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 इसका करते हैं, जिसमें कह रहा है जी प्लांक का मतलब होता है तख्ता, लकड़ी का जो तख्ता होता है ना, या फटा सा कह सकते हैं पंजाबी में। वो इज़ प्लेस्ड स्ट्रेट उसके अंदर दैट 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 16 सेंटीमीटर डीप, जिसकी लेंथ आपको देखें दी हुई है 20 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई है इसकी, और जो इसकी हाइट है वो 16 सेंटीमीटर है। रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ दी हाइट, इसके अंदर हमने एक बॉक्स फिट किया है, रेक्टेंगल टाइप का है, जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है। हाइट इसकी 8 सेंटीमीटर होगी और विड्थ जो है इसकी x सेंटीमीटर है, जो कि कह रहा है इज प्लेस्ड ऑन दी स्टेयर अंडर दी प्लांक। जो सीढ़ी है उसके अंदर हम तख्ता लगा रहे हैं, उसके अंदर हमने एक डिब्बा फिट किया है। चलें, ये तो होगी सारी स्टोरी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपने इसमें से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हम करेंगे ये कि ये इसकी हाइट को हम डिवाइड कर देंगे इसकी हाइट से, और इसकी विड्थ को आप डिवाइड कर देंगे इसकी विड्थ से। चाहे आप पहले नंबर पे ये लिखें, तो अगर यहाँ से x सेंटीमीटर लिखेंगे तो आपने 20 इसके ओवर में लिख लेना है, और फिर आपने 8 सेंटीमीटर के ओवर में ये 16 सेंटीमीटर लिख लेना है। अज्यूम कर लेना है कि विड्थ ऑफ प्लांक जो है ना वो देखें 20 सेंटीमीटर है, मतलब प्लांक की चौड़ाई जो है ना वो 20 सेंटीमीटर है, और हाइट ऑफ द प्लांक जो है ना वो 16 सेंटीमीटर है। इसी तरह से अगर आप देखें बॉक्स की जो विड्थ है वो x सेंटीमीटर दी हुई है, और उसकी हाइट जो है ना 8 सेंटीमीटर है। इस तरह से आपने लिख लेना है। अब हम यूज़ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, कि अगर ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, उस सेंस में कि विड्थ ऑफ द बॉक्स अगर डिवाइड करते हैं विड्थ ऑफ द प्लांक से, तो सेम आंसर आएगा हाइट ऑफ द बॉक्स ओवर हाइट ऑफ द प्लांक्स। मतलब विड्थ की रेशो हाइट्स की रेशो जो है ना वो इक्वल होगी। तो विड्थ ऑफ द बॉक्स जो है ना वो हमारे पास देखें जी है x, तो यहाँ पे आप x लिख लेंगे, और विड्थ ऑफ द प्लांक जो है ना वो हमारे पास है 20, तो यहाँ पे आपने लिख लेना है 20, और हाइट ऑफ द बॉक्स जो है ना वो हमारे पास 8 है, और हाइट ऑफ दी प्लांक जो है ना वो 16 है। मतलब आप यहाँ से देखें तो हमने क्या लिखना है, x ओवर 20 और 8 ओवर 16, तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं। अब हमने कैलकुलेट करना है x, तो उसके लिए ये 20 हो रहा है इधर डिवाइड, उस साइड पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब लिख लेंगे 8 ओवर 16 और ये 20 डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई। अब इनको आपस में कट करें तो 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, और 2 1 जार 2 और 2 10 जार 20। मतलब हमारे पास जो x का फाइनल आंसर आएगा वो होगा 10 जो है सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो x की वैल्यू हमारे पास इस केस में होगी 10 सेंटीमीटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अ मैन हु इज़ 1.8 मीटर टॉल कॉस्ट अ शेडो ऑफ 0.76 मीटर इन लेंथ। मतलब एक बंदा है, उसकी हाइट जो है ना 1.8 मीटर है, और उसका जो शेडो बन रहा है वो 0.76 मीटर है। इफ़ एट द सेम टाइम आ टेलीफोन पोल कॉस्ट 3 मीटर शेडो, मतलब उसी वक्त जो है ना समझे जहाँ पे वो खड़ा है उसके साथ ही एक टेलीफोन पोल है, टेलीफोन का एक खंबा है, तो उसका जो शेडो बन रहा है वो 3 मीटर है। तो हमने उस खंबे की, उस पोल की जो है ना वो हाइट जो है ना कैलकुलेट करके बतानी है। तो सेम हम पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे लिख लेंगे हाइट ऑफ द मैन जो है वो हमारे पास 1.8 है, और शेडो ऑफ द मैन जो है वो 0.76 मीटर है। हाइट ऑफ द पोल हमने कैलकुलेट करनी है, जो कि हमने लेट कर लिया x मीटर, और शेडो ऑफ द पोल हमें गिवन है 3 मीटर। तो हमने सिमिलर ट्राइंगल्स का जो प्रिंसिपल है वो यूज़ किया है कि हाइट की रेशो शेडो की रेशो आपस में इक्वल होगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है हाइट ऑफ मैन ओवर हाइट ऑफ पोल। आप हाइट ऑफ पोल को ऊपर लिख सकते हैं, हाइट ऑफ मैन को नीचे लिख सकते हैं। इसी तरह से फिर शेडो ऑफ पोल ऊपर चला जाएगा और शेडो ऑफ मैन नीचे आ जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हाइट ऑफ द मैन जो है ना वो देखें हमारे पास है 1.8, और हाइट ऑफ द पोल हमने अज्यूम किया हुआ x, तो यहाँ पे x लिख लेंगे, इज इक्वल शेडो ऑफ द मैन जो है ना वो हमारे पास है 0.76, यहाँ पे आप लिख लेंगे 0.76, और शेडो ऑफ द पोल जो है ना वो हमें गिवन है 3। अब हमने कैलकुलेट करना है x, तो इस तरह करेंगे कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई, x को आप 0.76 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को आप 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब आप लिखेंगे 0.76 मल्टीप्लाई बाय x और इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाय 1.8। x आपका 0.76 से मल्टीप्लाई हो गया और 3 जो है 1.8 से मल्टीप्लाई हो गया। अब आप ऐसा करेंगे, देखें जी 0.7 x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उस साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। मतलब लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1.8
और डिवाइडेड बाय 0.76। अब 3 को आप 1.8 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई जी, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1.8 हमें आंसर मिल गया 5.4। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x इज इक्वल 5.4 और इसको हमने फर्दर डिवाइड कर देना है 0.76 के साथ। डिवाइड करते हैं, आप लिखेंगे डिवाइडेड बाय 0.76। तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 7.105, मतलब इसको राउंड ऑफ करें तो 7.11 इसका आंसर बन जाएगा। तो आपके पास आंसर आ गया 7.11 मीटर। ये हमारे पास x का मतलब था हाइट ऑफ द पोल, तो इतनी इसकी जो है ना हाइट होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x, y एंड z इन द गिवन फिगर। इस फिगर में से हमने x, y और z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हम सबसे पहले इस फिगर का नेम कर लेते हैं जी। हमारे पास ये पॉइंट सपोज कर लें a है, ये पॉइंट b है, ये वाला पॉइंट c है और ये वाला पॉइंट d है। x और z को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें y कैलकुलेट करना पड़ना है। y हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आप देखें तो ये सिंबल लगा हुआ है, इस सिंबल का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। इसका मतलब ये हुआ कि ACD हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें से हम फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरह लिखते हैं, राइट एंगल को मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ACD। ठीक है जी। इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो 90 के बिल्कुल सामने वाला जो है ना वो होता है हाइपोटेनस। इसको आप अज्यूम कर लें ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो इसमें हम देखते हैं जी, हमारे पास h की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, मतलब हाइपोटेनस हमारा 10 है और परपेंडिकुलर जो है ना वो हमारे पास y है और बेस जो है ना वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप लिख लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है जी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू 10 है, यहाँ पे 10 का स्क्वायर लिख लेंगे और बेस की वैल्यू हमारे पास 6 है तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे और परपेंडिकुलर जो है ना वो हमारे पास y है तो यहाँ पे y का स्क्वायर आ जाएगा। 10 का स्क्वायर टेक करेंगे तो वो 100 होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो वो 36 होगा और प्लस y स्क्वायर। अब 36 प्लस हो रहा है, इस साइड पे आगे हो जाएगा माइनस, तो 100 माइनस 36 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो 100 में से 36 माइनस करेंगे तो 64 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब हमने एक्चुअल y कैलकुलेट करना था, ये स्क्वायर एक्स्ट्रा आ रहा है तो स्क्वायर को कैंसिल करवाने के लिए दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट टेक करेंगे, मतलब लिख लेंगे स्क्वायर रूट 64 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट से कैंसिल और 64 का स्क्वायर रूट आपको पता है ये 8 होता है तो ये 8 आंसर आ जाएगा। मतलब हमारे पास y का जो आंसर है ना वो आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी, हमने y कैलकुलेट कर लिया। अब हम ये करेंगे कि ये जो फिगर दी हुई है ना हमें ACD और ACB, ये दोनों जो है ना ये सिमिलर हैं, तो हम सिमिलर का क्राइटेरिया यूज़ करते हुए यहाँ पे बाकी जो पार्ट हैं उसको कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ पे ये लिखेंगे जी एंड ट्राइंगल, ये हमारे पास ABC ये सिमिलर हैं ट्राइंगल है ACD के। तो लिहाजा प्रोपोर्शनलिटी रूल ये कहता है कि साइड्स आपस में सिमिलर ट्राइंगल होने की वजह से ये साइड्स जो है ना ये प्रोपोर्शनल होंगी। मतलब आप लिखेंगे इसको कैसे, आप यूँ लिखेंगे इसको कि 6/y, मतलब ये साइड को इस साइड से डिवाइड करेंगे, 6/y इज इक्वल लिखेंगे y/x। ये ज़रा ध्यान से देखने वाला है, पहले लिखेंगे 6/y फिर y/x और लास्ट पे लिखेंगे 10/z, क्योंकि ये लेंथ इसके क्रॉसपॉन्ड होगी और ये वाली लेंथ इसके क्रॉसपॉन्ड होगी और ये वाली लेंथ इसके क्रॉसपॉन्ड होगी। ठीक है, तो इसलिए हम इनकी रेशो टेक करेंगे। तो लास्ट पे लिखेंगे 10/z के। अब y की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि हमारे पास है 8, तो यहाँ पे आप 8 लिख लेंगे और यहाँ पे भी आप 8/x लिख लेंगे और इज इक्वल टू 10/z लिख लेंगे। अब 6 और 8 जो है ना ये आपस में कट हो सकते हैं 2 के टेबल से, 2 3 6 होगा और 2 4 हमारे पास 8 होगा, मतलब आंसर आ गया 3/4 इज इक्वल 8/x और इज इक्वल 10/z। तो ये तीनों आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब हम फर्स्ट और सेकंड को इक्वल कर सकते हैं और फर्स्ट और थर्ड को इक्वल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये करेंगे कि फर्स्ट और सेकंड को इक्वल करते हैं
मतलब आप लिख लेंगे 8/x इज इक्वल 3/4। और दूसरे नंबर पे आप फर्स्ट को और थर्ड को इक्वल करेंगे। ये हमारे पास थर्ड है और ये हमारे पास फर्स्ट है, इनको इक्वल करेंगे। इसमें से हमारे पास x कैलकुलेट हो जाएगा और इसमें हमारे पास z कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे करना है, अब हमने x को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 मल्टीप्लाई अब हमारे पास x हो जाएगा, और 4 को आपने 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4। अब जी हमारे पास x इज इक्वल 8 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 होगा, और डिवाइडेड बाय हमारे पास 3 आंसर आ गया। और फर्दर हम जो है ना ये 32 को 3 से करते हैं डिवाइड, आंसर जो कि ना इस मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, 32 को 3 से डिवाइड करें तो 3 1 जो है ना ये 3 होगा, और माइनस करने से यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे नीचे 2 आ गया, और 3 0 जो है ना 0 होगा क्योंकि ये नंबर छोटा है। तो आपके पास इसका आंसर आ रहा है 10 2/3। तो आंसर भी पीछे इस फॉर्म में लिखा हुआ है 10 होल में और 2/3, और देखें ये सेंटीमीटर में है तो यह लिहाजा इसके साथ भी आपने सेंटीमीटर ऐड कर देना है। अब हम करते हैं z की वैल्यू कैलकुलेट। उसके लिए z हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, मतलब आप लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय z और इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय 10। तो 4 को आप 10 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 40, और ये 3 मल्टीप्लाई इस साइड पे आगे हो जाएगा डिवाइड। तो अब आप 40 को 3 से डिवाइड करें। वैसे पॉइंट में भी आंसर लिखा जा सकता है, लेकिन पीछे जो आंसर लिखा हुआ है ना वो मिक्स फ्रैक्शन में, इसलिए हम इसको मिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 3 1 हमारे पास 3 होगा, और माइनस करने से आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा, फिर 0 नीचे मूव होगा, और 3 3 हमारे पास 9 होगा, और हमारे पास यहाँ पे 1 रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप लिखेंगे 13 होल में और 1/3। तो आपके पास z की जो वैल्यू फाइनल कैलकुलेट होगी वो होगी 13 होल में और 1/3, ये भी हमारे पास सेंटीमीटर होगी। तो देखें जी हमारे पास y की वैल्यू 8 सेंटीमीटर होगी, x की वैल्यू 10 होल में 2/3 सेंटीमीटर होगी, और z की वैल्यू 13 होल में 1/3 सेंटीमीटर होगी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है जी ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रोपेजॉइड ABCD वेयर AB पैरेलल टू CD। ये जो सिंबल लगे हुए हैं ये पैरेलल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड मेजरमेंट ऑफ AB ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ CD, और AB की लेंथ CD से ज़्यादा होनी चाहिए। पहला काम ये कह रहा है जी ड्रॉ दी डायगोनल। पहले तो आपने आइसोसेलेस ट्रोपेजॉइड ड्रॉ करनी है, फिर उसके बाद आपने डायगोनल भी ड्रॉ करने हैं AC और BD, जो कि इंटरसेक्ट करने चाहिए E पॉइंट के ऊपर, मतलब जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट का नाम हम E रख लेंगे। एक क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमने शेप ड्रॉ करनी है। दूसरे नंबर पे वो ये कह रहा है कि प्रूव दैट ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDE। दूसरे नंबर पे आपने ये शो करवाना है कि ये जो ट्राइंगल्स बनेंगी वो आपस में सिमिलर होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे वो कह रहा है कि इफ़ मेजरमेंट ऑफ AB 8 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट ऑफ AE इज इक्वल 3 सेंटीमीटर, तो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ CE। तो आपने CE की लेंथ भी बतानी होगी। तो सबसे पहले आप ये समझें कि आइसोसेलेस ट्रोपेजॉइड होती क्या है। ऐसी ट्रोपेजॉइड होती है जिसकी दो साइडें जो है ना वो इक्वल हों। तो ट्रोपेजियम से ट्रोपेजॉइड निकला हुआ है। इसमें होता क्या है कि देखें सबसे जो बड़ी लेंथ है ना वो AB है, तो हम यहाँ पे नीचे AB जो है ना वो बनाएंगे, जिसकी लेंथ उसने हमें बताई भी हुई है। AB की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप एग्जैक्ट अगर बनाएं तो यहाँ पे आप इस लाइन के ऊपर 8 सेंटीमीटर जो है ना ये ड्रॉ कर लीजिएगा जी। यहाँ से ये हमारे पास 0 पे और ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर पे, ये हम इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। इसका नेम हम रख लेंगे A और B, और इसके साथ इसकी लेंथ देखें जी कितनी थी 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपने 8 सेंटीमीटर लिख लेनी है। अब दूसरे नंबर पे आपने बनाना है CD, जिसकी लेंथ कम है। देखें जी गिवन भी है 4 सेंटीमीटर, तो आपने यहाँ पे इसके ऊपर करके 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेना है, मिडल में करके ड्रॉ कर लीजिएगा। ये जी हमने यहाँ से ये 0 और ये 4, तो इसको आपने इस तरह से ज्वाइन कर देना है। इसका नेम होगा ये AB, और ये पॉइंट हमारे पास C होगा, और ये पॉइंट हमारे पास D होगा, और इसकी लेंथ हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब आपने C को B के साथ ज्वाइन कर देना है, इस तरह सीधा रख के C को B के साथ ज्वाइन कर देंगे, और उसके बाद आपने D को A के साथ ज्वाइन कर देना है, ठीक है जी। ये चीज़ अब इसमें आइसोसेलेस क्या चीज़ वो बता रहा है कि ये जो लेंथ है ये इसकी इक्वल है, ठीक है जी। ये उसका कहने का मतलब है कि दो साइडें सेम है उसकी।
और ट्रापीजियम होती क्या है कि जिसमें दो साइडें आपस में पैरेलल होती हैं, जैसा कि ए बी सी डी जो हैं ये पैरेलल हैं और जो बाकी दो साइड्स हैं वो नॉन पैरेलल होती हैं। ये जो है नॉन पैरेलल हैं, इसकी वजह ये है कि ये एक पॉइंट पर जाके मीट कर जाएंगी। और दूसरा ये होता है कि इनके दरमियान में डिस्टेंस सेम नहीं है। अब आपने ये तो ड्रॉ कर ली ट्रापीजियम। अब उसके बाद कह रहा है ड्रॉ दी डायगोनल, मतलब ए और सी को ज्वाइन करना है। ये आपके पास ए है और ये सी है, इसको भी आपस में आपने इस तरह ज्वाइन कर देना है। ए को और सी को बिल्कुल सीधा आपने स्ट्रेट लाइन है ये ज्वाइन कर देना है। दूसरा आपने बी और डी को ज्वाइन करना है। ये बी और ये डी है, इसको भी आपने इस तरह से ज्वाइन कर देना सीधा। ये जी हमने बी और डी को भी ज्वाइन कर दिया। और वो कह रहा है कि ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट का नाम ई रखना है। ये हमारा वो पॉइंट है, इसका नेम जो है ना वो हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास ई पॉइंट है। ये इसकी डिमांड थी कि पहले नंबर पे डायग्राम ड्रॉ करनी है। डायग्राम ड्रॉ होगी। अब हमने ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी ई और दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास सी डी ई। ये ऊपर वाली ट्राइंगल और ये नीचे वाली ट्राइंगल को हमने सिमिलर शो करना है। सिमिलर शो करने के लिए आपने एंगल्स की हेल्प लेनी है, ठीक है, क्योंकि साइडें तो हमें प्रॉपर तरीके से दी नहीं गई हुई। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट था शुरू में कि अगर इफ़ टू एंगल्स आर इन वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो एक ट्राइंगल में अगर तीन एंगल सेम हों तो वो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं। तो इसके मुताबिक हमने ये चीज़ शो करनी है कि तीनों एंगल जो है ना वो इक्वल होने चाहिए, ऊपर वाली ट्राइंगल के नीचे वाली ट्राइंगल के, ठीक है। तो अगर हम किसी तरीके से इनके एंगल शो करवा लेते हैं तो इससे हमें ये पता चल जाएगा ये ट्राइंगल जो है ना ये सिमिलर है। तो ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि ट्राइंगल सिमिलर हैं। उसके लिए हम ये लिखेंगे टू प्रूव ट्राइंगल सी डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ई ए, या इस तरह से आप लिख लेंगे ए बी ई। ये हम प्रूव करना चाह रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक लाइन है डी सी और दूसरी लाइन है ए बी। ये आपस में है पैरेलल। ये मैं इधर शॉर्ट बना लेता हूँ। ये हमारे पास ये है एक सी डी और दूसरी हमारे पास लाइन है ए बी। अब इन पे अगर कोई लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करे, जैसा कि ये लाइन सी ए जो है इंटरसेक्ट कर रही है, तो इससे बनने वाला ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ना ये आपस में इक्वल होता है। इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये जो लाइन दरमियान में से पास कर रही है इसको आप ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो ट्रांसवर्सल लाइन के जो अल्टरनेट एंगल हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है कि इफ़ के ए बी, ये हमारे पास क्वेश्चन में भी गिवन है कि ए बी जो है ये पैरेलल है सी डी के, ठीक है। सो अगर ये पैरेलल है तो ये जो एंगल सी पे बन रहा है ये वाला एंगल ये इक्वल होगा ए वाले एंगल पे। तो आप लिख लेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल ए के, और इसकी रीज़न आप देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पूरा वर्ड लिख सकते हैं, या अल्टरनेट एंगल्स हम लिख लेते हैं यहाँ पे। इसी तरह से देखा जाए तो ये भी इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये जो एंगल डी होगा ऊपर वाली ट्राइंगल का वो इक्वल होगा एंगल बी के, मतलब एंगल डी जो है ये एंगल बी के इक्वल लिखेंगे। और मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ये इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल बी के। सेम रीज़न इसकी भी यही होगी कि अल्टरनेट एंगल है हमारे पास ये भी। अब तीसरे नंबर पे ये जो हमारे पास ई एंगल है ये ऊपर वाले का एंगल और नीचे वाले का एंगल जो है ना ये सेम होगा। ये अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। अपोजिट एंगल जो है ना ये ट्रांसवर्सल लाइंस के आपस में इक्वल होते हैं। तो आप जो है ना इस पे रीज़न देंगे अपोजिट एंगल की। और नीचे वाला जो एंगल है वो है ए ई बी और ऊपर वाला एंगल है सी ई डी। क्योंकि पॉइंट ई पे बन रहा है इसलिए हम इसको सिंगल पॉइंट की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, तो हम इसको यूं लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी। जिस पॉइंट पे एंगल बनता है उस पॉइंट को हमेशा याद रखें सेंटर में लिखा जाता है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल है, दूसरा है डी ई सी, और इसकी रीज़न आप दे लेंगे अपोजिट एंगल। ओके जी। तो अगर आप देखें तो तीन एंगल ऊपर वाली ट्राइंगल के और नीचे वाली ट्राइंगल के इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर हैं। तो आप लिखेंगे सिंस all the three angles are equal
ठीक है जी, ये तीनों एंगल जो हैं इक्वल हैं। सो आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल, सो प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ई। कि हमने प्रूव कर लिया कि ट्राइंगल्स आपस में इक्वल हैं। अब तीसरे नंबर पे उसने बताया हुआ है कि ए बी की लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, सी डी की लेंथ जो है ना 4 सेंटीमीटर है, और ए ई की लेंथ 3 सेंटीमीटर है। मतलब ये वाली लेंथ हमें बताई हुई है 3 सेंटीमीटर, और कहता है कि आपने लेंथ बतानी है सी ई की। ये वाली जो लेंथ है ना सी ई, इसकी वैल्यू आपने बतानी है कितनी होगी। उसके लिए हम यूँ करेंगे कि ट्राइंगल हमने सिमिलर शो करवा लिए हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी साइड जो है ना उनकी रेशियो जो है ना प्रोपोर्शनल होगी। सो अब यहाँ पे लिखेंगे कि क्योंकि ये ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं, तो हम यूँ लिखेंगे कि डी सी मेजरमेंट ऑफ डी सी ओवर मेजरमेंट ऑफ ए बी, मतलब इस साइड के साथ रेशो ए बी ये इक्वल होगी। ये पहले हमने इसकी साइड लिखी है, अब हम इसकी साइड लिखेंगे सी ई, मेजरमेंट ऑफ सी ई ओवर इस साइड को फिर आप इस साइड से डिवाइड कर देंगे जो कि ई ए है, तो आप लिख लेंगे मेजरमेंट ऑफ ई ए। तो इस रिजल्ट की मदद से हम जो है ना सी ई की वैल्यू निकालेंगे। डी सी की वैल्यू आप देखें हमारे पास 4 है, और ए बी की वैल्यू हमारे पास 8 है, और सी ई हमने कैलकुलेट करना है, इसको आप एज इट इज़ रहने देंगे, और ई ए की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास 3 है, यहाँ पे आप 3 लिख लेंगे। अब आप देखें जी 4 1 जार 4 होगा और 4 2 जार 8, मतलब ये 1/2 और 3, तो 3 हमारे पास ये डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/2 के साथ 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास होगा 3/2 इज इक्वल मेजरमेंट ऑफ सी ई, और 3 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा 1.5 और मेजरमेंट ऑफ सी ई। तो आप बिल्कुल इसको सीधा करके लिखें, और मेजरमेंट ऑफ सी ई इक्वल होगा 1.5, और इसका जो यूनिट है वो भी आपने मेंशन कर देना। बाकी साइडें सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होगी, तो इसके साथ आपने ऐड कर देना 1.5 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से हमने जो है सी ई की वैल्यू निकाली, पहले डायग्राम बनाई, फिर उसको प्रूव किया, और फिर हमने ये सी ई की लेंथ जो है ना कैलकुलेट करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। उसमें ये बता रहा है अ रेगुलर डोडेकागॉन हैज़ इट्स साइड्स लेंथ्स डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 1/√2 if the perimeter of the original dodecagon is 72 centimeter. What is the side length of scaled dodecagon? मतलब ये कह रहा है कि आपके पास डोडेकागॉन एक शेप है, वो कौन सी होती है, ये ज़रा देखिएगा। मैं आपको ये शेप दिखा देता हूँ। ये हमारे पास शेप है जिसकी टोटल 12 साइड्स होती हैं और 12 इक्वल साइड्स होती हैं। इस शेप को हम बोलते हैं डोडेकागॉन। इसका हमें पेरीमीटर दिया हुआ, मतलब ये सारी साइड्स की ना लेंथ हमें दी हुई है। तो सबसे पहले हम इसकी एक साइड की लेंथ निकालेंगे और फिर उसका डिक्रीज निकालेंगे कि कितना इसका डिक्रीज आ रहा है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ डोडेकागॉन। यहाँ पे हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल, ये जो मैंने आपको शेप दिखाई है इसका ओरिजिनल डोडेकागॉन इज इक्वल टू, वो है 72 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ निकालते हैं। अब देखें इसमें टोटल साइड्स हैं 12, ठीक है। तो आपने निकालनी है वन साइड लेंथ ऑफ ओरिजिनल डोडेकागॉन। ओरिजिनल डोडेकागॉन की जो है ना वो आपने एक साइड की लेंथ निकालनी है। वो इस तरह निकालेंगे 72 सेंटीमीटर और टोटल साइड है 12। तो आप 12 से डिवाइड करेंगे, एक की आपको जो है ना साइड लेंथ पता चल जाएगी। तो आपने 72 को डिवाइड कर लेना 12 के साथ, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। मतलब एक साइड की जो लेंथ है वो हमारे पास होगी 6 सेंटीमीटर। अब आपने उसकी डिक्रीज लेंथ फाइंड करनी है इस फैक्टर के साथ। मतलब ये कि आपने ये जो 6 सेंटीमीटर आई है उसको आपने 1/√2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, वो स्केल्ड हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे लिखना है हेंस स्केलिंग साइड लेंथ ऑफ स्केल्ड डोडेकागॉन।
इसका मतलब ये है कि ये जो ओरिजिनल थी ये कम होगी, कितनी हो जाएगी, उसका फैक्टर उसने बताया 1/√2। तो आपने सिंपली क्या करना है, 6 को मल्टीप्लाई कर देना है 1/√2 के साथ। तो 6 को आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आंसर आएगा और /√2। अब आप इसको रैशनलाइज करेंगे, और रैशनलाइज करने के लिए हम यूँ करते हैं कि नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेके ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ऊपर लिखा जाएगा 6 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा √2 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल। तो नेक्स्ट आप जो है ना यूँ करेंगे, इधर मैं सामने लिख देता हूँ कि नेक्स्ट आप इसके बाद यूँ लिखेंगे इज इक्वल 6 अपनी जगह पे और √2 और ओवर में हमारे पास ये 2 आ गएगा, और 2 को आप 6 से कैंसिल करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास होगा 3 और इसकी जो है ना वो इसका यूनिट जो है ना सेंटीमीटर में, तो लिहाजा इधर भी आप सेंटीमीटर ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आपने इसकी स्केल्ड साइज़ जो है जो कम होने के बाद जो साइड की लेंथ है ना वो निकालनी है, उस फैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करके। तो ये वैल्यू वैसे भी कम होगी, ये 4 पॉइंट समथिंग आ रही है। पहले ओरिजिनल 6 थी और बाद में डिक्रीज़ होकर 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने जी एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।